students, today I will be discussing about how the experimental evidence was provided कि भी डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसका क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो वो दो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, जो कि लेटर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के रूप में जाना गया। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, इसमें जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि आइडेंटिकल रेप्लिकाज बनते हैं डीएनए के। दो आइडेंटिकल रेप्लिकाज या डॉटर डीएनए जनरेट होते हैं पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड से। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आकर होता है और एक तरह से बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एसेंशियल है हमारे सेल डिवीजन में, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, जो भी हमारे डैमेज हो गए हैं टिश्यूज़ उनकी रिपेयरिंग के लिए काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेल जो होती है उसमें एक तरह की एक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की, जिसमें एक एस फेस में हम देखते हैं कि ये जो सिंथेटिक जो फेस है जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो इससे पहले जब हम जो पढ़ते आए कि सेमी कंजर्वेटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन, बट अर्लियर ऑल्सो वी हैड मॉडल्स प्रपोज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ऑफ विच वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल वॉज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन है ये डिराइव करता है फ्रॉम इट्स नेम कि जो मैकेनिज़्म है वो प्रपोज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स में से है। तो सेमी कंजर्वेटिव में 2 कॉपीज़ बनेंगी और हर कॉपी में एक स्ट्रैंड आएगा डीएनए का और एक आएगा नया स्ट्रैंड। तो हाफ आ गया, उसमें हाफ कंजर्व हो गया, तो इसलिए हम उसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि जो पेरेंटल डबल हेलिक्स है वो आधा कंजर्व्ड है। ईच पेरेंटल सिंगल स्ट्रैंड रिमेनिंग इंटैक्ट, मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड वैसे का वैसा ही है, वो कंजर्व हुआ है, एक नया बना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ऑल्टरनेटिव जो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे उनमें एक है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और दूसरा है डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव कहता है कि जो आपका ओरिजिनल डबल हेलिक्स है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है और एक डॉटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए पाया जाएगा और दूसरी डॉटर में पूरी तरह से न्यू डीएनए पाया जाएगा। तो ये कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव में मतलब पूरा का पूरा जो ओरिजिनल जो डबल हेलिक्स है वो टेम्पलेट बनाता है, उसमें आपके जो बनती हैं डॉटर जो स्ट्रैंड्स बनते हैं उसमें तो नया का नया, एक तो पूरा का पूरा वैसे ही पूरी तरह से कंजर्व्ड होके चला जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, बट अनदर विल फॉर्म ए न्यू वन। तो दिस इज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। उसी तरह से हम देखते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन को, किस तरह से जो पार्ट्स होते हैं ओरिजिनल डबल हेलिक्स के वो कंजर्व्ड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। इस मॉडल में पेरेंटल डबल स्ट्रैंड हेलिक्स जो है वो टूट जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स में और हम देखते हैं कि वो एक तरह से हमें दिखाई देता है, जो आपके जो नए स्ट्रैंड्स हैं उनमें इट रीअसेंबल्स with the newly synthesized DNA segments and in patches it is occurring. So this is dispersive replication। मतलब दोनों ही स्ट्रैंड्स में आपको डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखाई देंगे जिसमें कि नए और ओरिजिनल स्ट्रैंड दोनों डिस्पर्स्ड होंगे, मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये जो तीनों मॉडल्स पहले प्रपोज गए थे, अब ये बाद में ये पता चला कि जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं वे ओरिजिनली थॉट टू बी ब्रोकन एट एवरी 10th बेस पेयर टू ऐड द न्यू डीएनए टेम्पलेट। तो इस तरह से जो न्यू जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स को बनाएगा आफ्टर मैनी जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये तीनों ही मॉडल्स जो हमने अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, तो अगर हम इसको डायग्राम से विजुलाइज करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो सेमी कंजर्वेटिव है, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड में पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट आउट होते हैं रेप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि दोनों में से एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड आधा इधर ऊपर वाले में गया और आधा नीचे वाले में गया और एक उनमें
नया निर्मित हुआ, मतलब हाफ कंजर्व्ड हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव है, मतलब जो पेरेंटल जो स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड पूरा का पूरा कंजर्व कर लेता है पेरेंटल स्ट्रैंड को, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो पूरा का पूरा नया बनता है, तो इट इज़ टोटली कंजर्वेटिव इन नेचर। डिस्पर्सिव कहता है कि आधा जो डॉटर स्ट्रैंड जो आपके बने, आधे तो पूरी तरह से कंजर्व्ड होते हैं, फिर बीच में नए बन जाते हैं, फिर कंजर्व्ड सीक्वेंसेस आती हैं, मतलब वो मिक्सचर के रूप में आता है, कंजर्व्ड और सेमी कंजर्वेटिव के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव इन नेचर। तो 3 पोस्टुलेटेड मेथड्स थे डीएनए रेप्लिकेशन के, मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। अब जो हम पढ़ते हैं कि जो सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है वो मेसेल्सन स्टॉल ने इसको प्रपोज किया था, और ये 1958 में प्रपोज किया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वैटसन एंड क्रिक इन 1953, जिसमें कि उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर एलुसिडेट करा था। तो जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, और ये जो मेसेल्सन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था इन ई कोलाई इन 1958, उन्होंने इशरिचिया कोलाई सेल्स को एक मीडिया में ग्रो किया जिसमें कि पूरी तरह से नाइट्रोजन का सोर्स था, अर्थात उन्होंने आइसोटॉप को यूज़ किया नाइट्रोजन के 15N लेबल्ड अमोनियम क्लोराइड को, 15N कंटेनिंग ई कोलाई सेल का जो कल्चर था उसको फिर उन्होंने 14N मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। 14N क्या है, लाइट आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन है। फिर उन्होंने सैंपल्स को हार्वेस्ट किया रेगुलर इंटरवल्स में, और जो डीएनए था उसको एक्सट्रैक्ट किया, और उसकी कितनी बॉन्ड डेंसिटी थी उसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के माध्यम से इन CaCl या सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट्स में उनको डिटरमाइन किया। जो आइसोलेटेड डीएनए थे उन्होंने एक सिंगल बैंड दिया डेंसिटी ग्रेडियंट में, मिडवे में आपको 14N और 15N अर्थात लाइट और हैवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन बैंड्स दिखाई दिए। 2 जनरेशन्स के बाद में 14N मीडिया में आइसोलेटेड डीएनए ने 2 बैंड्स दिखाए, एक में डेंसिटी इक्वल थी लाइट डीएनए की और दूसरे में डेंसिटी इक्वल थी हाइब्रिड डीएनए की। 3 जनरेशन में 14N मीडिया में डीएनए में 2 बैंड्स थे, सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 2 जनरेशन्स। और ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट था पूरी तरह से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा था। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ये देखा कि इट इज़ द बेस्ट वे टू टैग पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, जिसमें कि चेंज हो जाता है वन ऑफ द एटम्स इन द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजनस बेसिस में पाया जाता है। अब आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने यूज़ किया आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, जिससे कि उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भी पेरेंटल डीएनए कौन सा था और न्यूली सिंथेसाइज या डॉटर डीएनए स्ट्रैंड कौन सा था। क्योंकि जो आइसोटॉप होता है नाइट्रोजन का उसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, जिसमें कि एक हैवी साइड बन जाती है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट रहा था जहाँ पे कि उन्होंने ग्रोथ कराई थी इकोलाई सेल्स की इन ए कल्चर मीडिया कंटेनिंग N15 हैवी आइसोटॉप, N14 लाइट आइसोटॉप, और फिर उन्होंने उन जनरेशन्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में जिसमें डेंसिटी में उसको ऑब्जर्व किया था। और जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी कि उन्होंने सेल को ग्रो किया, किस में ग्रो किया, पूरी तरह से 15N कंटेनिंग मीडिया में, तब आपका एक ही बैंड आएगा, और वो बैंड आप देख सकते हो कि वो रेड कलर का बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हैवी 15N का ही है, 15N आइसोटॉप का ही है। उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि एक और बैंड आया नेक्स्ट जनरेशन में, जब उन्होंने इकोलाई सेल्स को ग्रो किया 14N मीडिया में, तब उन्हें एक हाइब्रिड मिला 15N और 14N का, जिसको हम देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में आ रहा है ये बैंड, जिसमें कि जनरेशन फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर का जो बैंड बना,
तो इट इज़ अ हाइब्रिड 15N एंड 14N। नेक्स्ट जो जनरेशन में इन्होंने ग्रो किया तो उन्होंने 50% उनको रिजल्ट आया। भाई 50% येलो कलर का जो आया रिजल्ट वो क्या डिपेक्ट करता है कि लाइट आइसोटोप है। लाइट आइसोटोप मतलब 14N का बैंड आया। नीचे क्या आया हाइब्रिड का 15N और आपके 14N का एक और बैंड यहाँ पे उनको प्राप्त हुआ। तो 15N ऊपर आपको मिला लाइट बैंड और नीचे मिला आपको एक हाइब्रिड बैंड। हाइब्रिड बैंड और जो लाइट बैंड था दोनों 50% थे। ऊपर जो येलो कलर में है वो लाइट 14N है, नीचे हाइब्रिड है 15N और 14N है। सब्सिक्वेंटली जब नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने उसको ग्रो किया तो अब जो प्रतिशत था लाइट बैंड का वो कितना हो गया 75% और 25% क्या रह गया आपके हाइब्रिड। नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखा कि 88% हो गया आपका लाइट एंड इट इज़ ओनली 12%। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है ये एक तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो मैच करते हैं प्रेडिक्टेड पैटर्न के जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस रहा है इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डीएनए का। 14N सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन के सोर्स में। ये पूरी तरह बट जो डीएनए जिसमें कि हैवी बट नॉन रेडियो एक्टिव है 15N फंक्शनल स्टेट में है। तो उन्होंने इनको एक अमोनियम क्लोराइड में इनको एक मीडिया में ग्रो किया और उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन किया इन CH/Cl डेंसिटी ग्रेडियंट और फिर इस तरह से जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो डीएनए है जबकि सेल्स को ग्रो किया इकोलाई सेल्स को 15N मीडियम में तो उनमें हायर डेंसिटी रही थी देन द सेल्स ग्रोन इन नॉर्मल 14N मीडिया। उसके बाद में एज इट वाज मॉनिटर्ड फॉर सेवरल जनरेशंस माइक्रोस्कोपिक सेल काउंट्स बाय कॉलोनी एसे वाज डन। उसके बाद में उन्होंने उनको एक्सट्रैक्ट किया, पीरियोडिकली कंपेयर किया 14N और 15N डीएनए को। जो राउंड्स हुए रेप्लिकेशन के वो उन्होंने देखे कि वो एक तरह से हाइब्रिड बनाता है आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन। और ये जितने भी रिजल्ट्स आए वेदर द रिजल्ट वाज 50% और देन इट वाज रिड्यूसिंग फॉर द हाइब्रिड इंक्रीजिंग फॉर द लाइट, इट इज़ ऑल शोइंग दैट द सेमी कंजर्वेटिव मैथड इज़ बीइंग फॉलोड। रिजल्ट जो रहे कि वो एक ऑथर्स ने जो दोनों थे मेसेल्सन और स्टॉल जो थे इन्होंने इनको कंटिन्यू किया था सैम्पल सेल्स में जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता रहा। तो जो डीएनए था फ्रॉम सेल्स आफ्टर 2 रेप्लिकेशंस कंप्लीट उसमें पूरा इक्वल अमाउंट्स ऑफ डीएनए था विद 2 डिफरेंट डेंसिटीज़ था। एक तो मिल रहा था इंटरमीडिएट डेंसिटी से फॉर ओनली 1 डिवीजन, दूसरा कॉरस्पॉन्ड कर रहा था फ्रॉम सेल्स ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन 14N मीडिया। तो ये इनकंसिस्टेंट था डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन से, क्योंकि अगर सिंगल डेंसिटी में होता तो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन शो करता एक डिफरेंट रिजल्ट, लेकिन वो उससे कम था इंटरमीडिएट डेंसिटी से बट हायर था जो कि 14N मीडिया से था। तो जो रिजल्ट जो है पूरी तरह से कंसिस्टेंसी को प्रदर्शित कर रहा था जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो मेसेल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है डीएनए का इन इकोलाई in 1958 which was illustrated by using the isotopes of 15N label and 14N label isotopes of nitrogen which showed that the synthesized जो हैं आपके strands when the organism is transferred to a medium containing normal light isotopes they have a semi conservative mode of replication जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं आज भी हमारी स्टडीज़ के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इस सिंप्लीफाइड वे।